जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में कि आपकी यह वैकेंसी कब से आ रही है, कब से इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं अप्लाई करने के लिए, कितनी आपसे इसमें योग्यता मांगी जाएगी, आपकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, इसके लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, और हम बात करेंगे इसकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। मतलब आपका एग्जाम पैटर्न में कितने विषय से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं और माइनस मार्किंग। फिर हम बात करेंगे इसके फिजिकल टेस्ट के बारे में, जैसे हाइट, चेस्ट और रनिंग के बारे में। और सबसे लास्ट में मैं बताऊंगा इसकी सैलरी तथा आपका प्रमोशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपकी ये वैकेंसी कितने पद पर आ रही है। तो आपकी यह वैकेंसी 9000 प्लस पद पर आएगी। 9000 से आपके नीचे पद नहीं आएंगे, 9000 प्लस ही आपके पद रहेंगे। अब बात करते हैं आपके लिए यह वैकेंसी के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इसमें आपका सिंपल 10वीं पास मांगा जाता है, और ना तो आपका कोई डिग्री ना डिप्लोमा, कुछ नहीं, सिंपल आप 10वीं में पास होने चाहिए। अब बात करें आपकी उम्र सीमा के बारे में तथा इसके एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो आपकी जो एज होना चाहिए वो 18 से 25 साल होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको मिलेगी 3 साल की छूट। अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको मिलेगी 5 साल की छूट। अब समझते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके फॉर्म कब से ऑनलाइन होने के चांस हैं, आपका नोटिफिकेशन कब जारी होगा। तो आपको मैं बताऊं कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपका अक्टूबर नवंबर माह में जारी होने के फुल चांस है। क्योंकि आपका जो पिछला वैकेंसी वो आया था 2018 में, और आपको पता है कि रेलवे में 2.5 लाख पद खाली हैं और अगले साल है चुनाव, ठीक है ना। अगले साल है चुनाव, तो आपका वैकेंसी अक्टूबर नवंबर माह में आने के फुल चांस हैं, ठीक है, निश्चिंत रहिए। आप समझते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। क्योंकि जब आपका वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो तैयारी करने के लिए टाइम नहीं मिलता, ना किसी को ये पता होता कि एग्जाम पैटर्न में कितने विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे, सिलेबस क्या रहता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो आपका इसमें 3 विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि जीके जीएस से आपके रहेंगे 50 प्रश्न, और मैथ से रहेंगे आपके 35, और रीजनिंग से आपके रहेंगे 35। टोटल जो आपके प्रश्न रहेंगे वो 120 प्रश्न रहेंगे, जो कि आपके 120 अंक के रहेंगे। टाइम आपको दिया जाएगा 90 मिनट का, और आपकी जो माइनस मार्किंग होगी वो 1/3 की होगी। यानी अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। ये है आपका एग्जाम पैटर्न। और इसमें ना तो आपकी हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, केवल आपके 3 विषय आते हैं। अब बात करते हैं आपके फिजिकल टेस्ट के बारे में। जब आपका एग्जाम हो जाएगा फिर आपकी कट ऑफ बनेगी, फिर आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो इसमें जो हाइट नापी जाती है वो 165 सेंटीमीटर आपकी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आपकी हाइट होना चाहिए। अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो आपकी जो हाइट होना चाहिए वो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बात करें महिला उम्मीदवार की हाइट के बारे में। तो महिला उम्मीदवार की जो हाइट होना चाहिए वो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कोई महिला एससी और एसटी कैटेगरी में आती है तो उसकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात करें आपकी चेस्ट के बारे में। तो चेस्ट इसमें आपका 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट में फुलाव आना चाहिए। अगर किसी कैंडिडेट का 5 सेंटीमीटर से कम फूलता है, ऐसे नॉर्मल बता देता हूँ कैसे चेक करते हैं। ऐसे नॉर्मल खड़े हो जाते हैं, और आपको सारा सांस निकाल लेना है, और सिंपल सा यहाँ लेस डालेंगे यानी फीता, ऐसे नॉर्मल सारा सांस निकाल के फिर एकदम से ऐसे फुलाना है। आपका जो चेस्ट है 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। अगर किसी कैंडिडेट का 5 सेंटीमीटर से कम फूलता है तो रिजेक्ट हो जाता है। अगर ज़्यादा फूलता है तो वो अच्छा, मतलब उसका ये माना जाता है कि आपका स्टेमिना अच्छा है, उसको पास कर दिया जाता है। और जिस कैंडिडेट का कम फूलता है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब जब आप दौड़ने जाओगे तो अपने आप ही आपका चेस्ट जो फूलने लगेगा। जैसे कि कई कैंडिडेट रहते हैं कभी दौड़ने नहीं गए, इकट्ठे दौड़ने लगे और मान चलो दौड़ तो निकाल लेते, फिर चेस्ट नहीं फूलता। जब आप दौड़ने जाओगे ना तो अपने आप फूलने लगेगा, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं आपके रनिंग के बारे में। तो रनिंग जो है आपकी 1600 मीटर की होगी, और जो टाइम मिलेगा वो 5 मिनट 45 सेकंड का टाइम मिलेगा। तो आपकी जो रनिंग होगी वो अच्छी खासी रनिंग होने वाली है। तो पेपर के बाद सबसे पहले फोकस करना है पेपर पे ही, ठीक है। पेपर के बाद फिर आपको टाइम मिलेगा। अगर आपको पेपर के टाइम पे कुछ टाइम अगर मिलता है तो सुबह आप दौड़ने जरूर जाइए, क्योंकि इसमें जो दौड़ है
वो 5 मिनट 45 सेकंड की है, मतलब अच्छी खासी दौड़ है, इसमें आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं महिला उम्मीदवार की रनिंग के बारे में। तो महिला उम्मीदवार की जो रनिंग होनी चाहिए, रनिंग होगी वो होगी आपकी 800 मीटर की, और महिला उम्मीदवार के लिए जो टाइम दिया जाएगा वो 3 मिनट 40 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। अब बात करते हैं लॉन्ग जंप के बारे में। तो पुरुष उम्मीदवार की जो लॉन्ग जंप कराई जाएगी, लॉन्ग जंप अगर आपको पता नहीं हो तो मैं बता देता हूँ। ऐसा थोड़ा यहाँ डिस्टेंस होगा और यहाँ थोड़ा गड्ढा सा होगा, थोड़ा मट्टी को अकूड़ देंगे और दौड़ के आना और एकदम से लंबा ऐसा कूदना है, ठीक है ना, छलांग लगानी है, तो वो आपकी लॉन्ग जंप कहलाती है। तो पुरुष उम्मीदवार के लिए जो आपका डिस्टेंस रहेगा वो 14 फीट का रहेगा और महिला उम्मीदवार के लिए 9 फीट का रहेगा। अब बात करते हैं हाई जंप के बारे में। तो हाई जंप ऐसी आपकी 2 पिलर ऐसे लगे रहेंगे और बीच में ऐसा डंडा रहेगा, ठीक है, और आपको दौड़ के आना है, उस डंडे को ऐसे ऊपर से ऐसे नाकना है, मतलब कूदना है ऊपर से, ठीक है। तो ये आपकी हाई जंप कहलाती है, ऊंची कूद। इसकी जो डिस्टेंस होना चाहिए पुरुष उम्मीदवार की वो रहेगी आपकी 4 फीट की और महिला उम्मीदवार की 3 फीट की, ठीक है। और इसके लिए आपका 3-3 चांस मिनिमम आपको दिया जाएगा, 3 चांस आपको दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब बात करते हैं आपकी सैलरी और प्रमोशन के बारे में। तो आपकी इसमें सैलरी जो इन हैंड सैलरी मिलती है वो मिलती है 21,700 रुपये। इसके अलावा HRA और DA, इसमें TA नहीं दिया जाता। TA कहलाता है ट्रेवल अलाउंस, जो कि आपका किराया होता है आने जाने का, ठीक है, वो आपको नहीं दिया जाता, क्योंकि आपका जो ट्रेन में आपका जो सफ़र रहता है, जो आपका ट्रेवल रहता है वो फ्री रहता है, ठीक है ना, कहीं भी जाइए आपको कोई किराया नहीं लगेगा, तो इसलिए आपको TA नहीं दिया जाता है। तो आपकी इन सभी अलाउंसेस मिला के जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से दिए जाते हैं और मिला के जो आपकी सैलरी बनेगी वो 35 से 40 हज़ार के बीच में बनेगी। अब बात करते हैं आपके प्रमोशन के बारे में। तो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है RPF कांस्टेबल, तो सबसे पहले आप एक कांस्टेबल के पद पर कार्य ग्रहण करोगे। उसके बाद फिर कुछ साल काम करने के बाद, जैसे मान लीजिए 5-6 साल, 5-6 साल कार्य करने के बाद फिर आप बना दिए जाओ हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल के बाद फिर आप बनाओगे ASI यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिर आपका सब इंस्पेक्टर यानी जैसे हम दरोगा भी बोल सकते हैं, फिर आपका इंस्पेक्टर तक आप रिटायर्ड हो जाओगे, ठीक है ना। यही आपका प्रमोशन रहता है, यही आपकी जो प्रोफाइल है। और करना कुछ नहीं है आपका, जो रेलवे में आपका RPF है यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो आपका जितना भी आपराधिक गतिविधियाँ होती हैं, जैसे कोई चेकिंग करना या कोई लूटपाट हो गई या कोई कुछ भी क्राइम हो जाए, तो सारी जिम्मेदारी आपका RPF की रहती है, वही आपका संभालती है क्राइम से रिलेटेड। RPF पुलिस का रेलवे का खुद का ही पुलिस फोर्स है RPF, ठीक है। इसके अलावा आपको वीडियो में जानकारी में कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।